हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीजीएल 2025 का मेंस आने वाला है, उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जो भी आपने अब तक स्ट्रेटजी के रिलेटेड वीडियो देखी है उससे बिल्कुल हटके होगा, ठीक है, टू द पॉइंट होगा। और साथ ही साथ इसमें जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मॉक्स में भी और आपका फाइनल रिजल्ट में भी। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक पे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, बिल्कुल ही अंत तक देखना है। किस किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला कि एग्जाम डेट जो है वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से कब तक होगा। एग्जाम पैटर्न, जिनको अभी तक पैटर्न को समझा नहीं है वो समझेंगे। आपको तैयारी करनी कब है, कैसे करनी है, जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसको कैसे देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी देखेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉक होती है वो मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस बेहतर कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसको आप बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे ताकि उसमें आप फंसो नहीं और आपका एग्जाम बर्बाद नहीं हो। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, अंत तक देखिएगा। सबसे पहला बात करेंगे एग्जाम डेट का। एग्जाम डेट जो है वो जब प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, ऐसा लास्ट 3 इयर्स में देखा गया है कि प्रीलिम्स के 85 to 100 डेज के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट अगर आप देखोगे तो आपको मालूम है 14 अक्टूबर को आपका जो रिजल्ट है, जो आपका प्री का एग्जाम है वो खत्म हुआ था। इससे अगर आप 3 मंथ के आसपास लगा लो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि ये आ जाता है 14 जनवरी, लगभग 90 डेज के बाद। ठीक है, 14 जनवरी आ जाता है। अब बात आती है सर कि एग्जाम होगा कब, अब ये भी बता दो। तो एग्जाम जैसे प्रीवियस ट्रेंड है उसके हिसाब से ये मान सकते हो कि जो जनवरी है ना उसके लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, और एक ही दिन का एग्जाम होगा जैसा कि एसएससी ने प्रॉमिस किया है। तो अब मान के चलो कि अभी नवंबर खत्म होने वाला है तो सिर्फ दिसंबर आपके पास बचा हुआ है और जनवरी बचा हुआ है। तो मैक्सिमम 2 मंथ्स का आपके पास टाइम है मेंस के लिए। तो ये मान के चलो कि ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, जो भी मैं आपको बताऊंगा ना उसको फॉलो जरूर करना। दूसरी चीज यहाँ पर पैटर्न समझ लो। बहुत सारे लोग क्या है प्रिपरेशन करते जाते हैं, पैटर्न का कुछ पता नहीं कि किस में कितना इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट को देनी है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए जो अब नया पैटर्न है लास्ट 2-3 ईयर्स से, उसमें क्या है कि सेक्शन 1 में 2 होता है, एक मैथ और एक रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दोनों ही 30-30 क्वेश्चन आते हैं। अब मेंस में एक चीज आपको याद रखनी है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और निगेटिव -1 होता है। यानी कि अब पहले जो प्री में आपका 1/4 माइनस हो रहा था, मेंस में आपका 1/3 होगा। तो इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम पैटर्न को एक अलग स्लाइड में रखा है समझाने के लिए। अब दूसरी चीज यहां पर जो सेक्शन 2 है उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अब 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको जीके से। तो टोटल 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होगा। टोटल जो होगा आपका 390 मार्क्स का सारा एग्जाम होगा जिसपे आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो 60 नंबर का होता है, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसको हम सीपीटी पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, सीपीटी पोस्ट, उसमें कंप्यूटर मैंडेटरी होता है, तो कंप्यूटर में ज्यादा मार्क्स आपको उसमें लाने पड़ते हैं। डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, यानी कि जो टाइपिंग है, टाइपिंग में भी आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे, कंप्यूटर में फेल हो जाओगे तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो टाइपिंग और कंप्यूटर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम पैटर्न को बताया
क्योंकि ये सारी चीजें तो सबको याद रहता है क्योंकि आप मॉक देते रहते हो। इग्नोर आप कंप्यूटर को और टाइपिंग को कर देते हो, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसके बारे में आगे सर चीजें करती रहनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात करेंगे, मुझे एक बुक जो रिकमेंड करनी है आप सभी को, वो है अभिनय सर की सिलेक्शन बुक, वॉल्यूम 1 है। इसमें क्या है देखिए, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और मेंसुरेशन ये तीनों दी हुई है यहाँ पर सेक्शन में। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको देखोगे इस तरह से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं और उसके नीचे यहाँ पर स्पेस भी दिया गया है ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये बुक साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस बुक की तरह भी काम करेगा। तो जिनको भी प्री हो या मेंस हो, प्री मेंस दोनों के लिए ये बुक अच्छी है। अगर आपको एक ही बुक में आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस का, तो ये अभिनय सर की जो बुक है सिलेक्शन बुक, वॉल्यूम 1 है, और भी वॉल्यूम आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर अब प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है। तो देखो, प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर दो। डेली एक मॉक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। और सेक्शनल मॉक जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप वो लगाओ। डेली टाइपिंग का प्रैक्टिस करो, ठीक है, डेली। और साथ ही साथ कंप्यूटर का एक एक चैप्टर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। और PYQ भी कंप्यूटर का देखते रहना कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, जिससे आपको आइडिया हो कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा इसमें कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे मॉक को और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि SSC एग्जाम्स का सारा गेम मॉक और उसके एनालिसिस में है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम जो आपको एग्जाम में मिल रहा है आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज उस सब्जेक्ट के लिए करो, उस पोर्शन के लिए करो, उस टॉपिक के लिए करो जिसको आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग में आप 30 क्वेश्चन में इजीली 25 बना दोगे, ठीक है। अगर मैथ आपको जिसमें हार्ड आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ आपको बनाना ही बनाना है। आप कोशिश करो कि रीजनिंग इजी है तो रीजनिंग में टाइम देके 30 आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मॉक से ही प्रैक्टिस करते चलना है कि किसको छोड़ना है किसको करना है। दूसरी चीज, लर्न स्किपिंग हार्ड क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप मान लो 30 क्वेश्चन आप करते जा रहे हो और जैसे 30 का मैंने एग्जांपल दिया, 30 में मान लो 20 इजी क्वेश्चंस आ जाता है और 10 आपको हार्ड आता है, तो जब तक आप हार्ड क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे तब तक ये 30 रीजनिंग आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप यहीं अटके रह जाओगे तो इधर भी हो सकता है ये 10 भी नहीं होगा हार्ड वाला और 30 में जो है आप 20 ही कर पाओ टाइम कम होने के कारण। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चन आपको इन द फर्स्ट इंस्टांस अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं बन पा रहा फर्स्ट टाइम में या फिर उसको आप नहीं कर पाओगे तो उसको स्किप कर दो। 4-5 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उस 4-5 क्वेश्चन में अगर आप जिद्दी बन जाओगे कि ये मैं करके मानूंगा तो आगे भी आपका 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये सारा चीज बिल्कुल भी याद रखना। दूसरी चीज, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। एक मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मान लो सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा जो आता है उसमें 4 जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये देखना कि इंग्लिश में क्या इसका आंसर होगा। बेटर कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि आप ऑप्शन देख के उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कुछ कंप्रीहेंशन में भी होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 बिल्कुल भी फिट ही नहीं होगा उसमें, तो एक ही होगा जो फिट होगा। तो ऐसे जब तक आप ऑप्शन नहीं देखोगे और बिल्कुल उसी से खोजते रहोगे तो आप उसको नहीं कर पाओगे। कंप्रीहेंशन में भी ऐसे होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लग रहा है वो मॉक से ही शुरू करो करना ताकि आपको आइडिया रहे। चौथी चीज, जब आप मॉक अटेम्प्ट कर ही रहे हो तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी इजी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 390 का जो मॉक है वो तो अटेम्प्ट कर लेते हैं और जो कंप्यूटर है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसमें पास हो फेल हो उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है।
जब भी आप मॉक दे रहे हो कंप्यूटर का, साथ साथ उसको भी एक पार्ट मान के चलो कि उसमें आपको 30 स्कोर आपको मॉक में करना ही करना है। तो ये सारी चीजें शुरू से जब आप करोगे तभी आप कंप्यूटर में भी अच्छा कर पाओगे। और साथ ही साथ जब भी आप मॉक दे रहे हो डेली ये कोशिश करो कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप प्रैक्टिस डेली कर लो, क्योंकि कोशिश करना कि आपका 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मिनिमम आ जाए। ठीक है। तीसरी चीज है कि अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में। एनालिसिस करना कैसे है, तो देखो, जब भी आप मान लो कि 30, 45 और 25 वाला चीज है, तो सारा जब आप एक बार मॉक अटेम्प्ट कर लेते हो, जब उसको आप सबमिट कर देते हो, तो लास्ट में देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, रॉन्ग वाला। उसके बाद कौन से में आपने तुक्का मारा है, कि बहुत सारा क्वेश्चन है कि आपने उसमें ऐसे आपको आता नहीं था लेकिन फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, वो सारा क्वेश्चन। ऐसे जब आप मॉक दे रहे हो तो कोशिश करो कि जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो उसको आप अटेम्प्ट ही मत करो, ताकि आपको बाद में हो जाए। तो तीसरी चीज, पहला रॉन्ग जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो रॉन्ग क्वेश्चन है किस कारण से रॉन्ग हुआ ये आप पता करो। अगर मान लो रॉन्ग इसलिए हुआ कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया, तो आप ये देखो कि वो सिली मिस्टेक मैं बार बार तो नहीं कर रहा हूं, तो वो सिली मिस्टेक आप कोशिश करो सही करने का। ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा तो नहीं है कि वो कंसेप्ट ही आपको नहीं पता। अगर वो कंसेप्ट नहीं पता तो कंसेप्ट सीख लो, और वो कंसेप्ट कोशिश करो कि आप उसको लिख के रखो किसी सेपरेट नोट में। एक एनालिसिस का मैं क्या करता था कि एक एनालिसिस करने के लिए एक अलग से नोटबुक बना रखी थी, उसमें जो भी गलत होता था वो लिख लेता था, कोई सिली मिस्टेक होता था तो उसको लास्ट के पेज में उसको नोट डाउन करके रखता था। जैसे क्या है कि बहुत बार मेरी अपनी एक, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही बेसिक है, पता नहीं आपके साथ होता है नहीं होता है। मैं क्या था, 14 और 16 जैसे दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो कभी क्या होता था मैं 16 का स्क्वायर 14 का मान लेता था, 14 का स्क्वायर 16 का मान लेता था। ये मेरे साथ होता था। तो वो चीज बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन आप कर जाते हो गलती, ऐसे बहुत सारी चीजों में। तो आप कोशिश करो लिख के रखने का। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आप स्किप करो वो स्किप किस कारण से हुआ, फिर वही चीज आती है, क्या आपको वो चीज याद नहीं है, जो टॉपिक है वो आपको याद नहीं है, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। जो टॉपिक आपको जिस चैप्टर में आपने गलत किया है या फिर उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसको रिवाइज करो। अगर मैथ का कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा तो उसको यूट्यूब वीडियो से देख लो। तो हर एक मॉक के साथ जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, रॉन्ग क्वेश्चन, स्किप किया हुआ, और कोई जैसे जो आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, ये 3 चीजों का जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ जैसे इंग्लिश वगैरह है, जीके वगैरह है, तो जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं या फिर आप उसको स्किप करते हो। तो जो भी आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, मान लो आपने मुगल पीरियड का कोई क्वेश्चन है उसको आपने स्किप कर दिया, तो मुगल पीरियड जाके एक बार रिवाइज कर लिया करो। उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट मॉक में अगर मुगल पीरियड से कोई क्वेश्चन आता है वो आप कर पाओगे। तो आप देखो, अगर एक बार नहीं मुगल पीरियड वाला हुआ उसको आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, नेक्स्ट में अगर मुगल पीरियड से आएगा तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसी तरह से मॉक में स्कोर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिना एनालिसिस के बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है कि पर क्वेश्चन जो टाइम लगता है ना, मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे टेक्स्ट बुक में तो टाइमिंग भी आपको दिखता है कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया। तो मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप देखोगे एवरेज आपका 50 सेकेंड्स आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन, लेकिन आपने उसको बनाया 2 मिनट में। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे लोग 50 सेकेंड्स में कर पा रहे हैं, इसका मतलब है उसमें कोई ट्रिक लग रहा है और वो ट्रिक आपको नहीं पता। ठीक है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी है कि वो ट्रिक जाके पता करना है कि ये आखिर है क्या जो आपको नहीं पता और बाकी लोग कर पा रहे हैं। तो उस तरह से वो ट्रिक को जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप करोगे, जो जो मैंने इस स्लाइड में आपको ये 7 से 8 चीजें बताई हैं, तो आपका इजीली जो है मॉक्स में मार्क्स भी इंक्रीज होगा और आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो जो पैटर्न क्या चेंज हुआ है। पैटर्न में क्या होता है, मैथ में आपका स्टैटिस्टिक्स
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा नया ऐड होता है मेंस में। तो इसको आप एक बार किसी यूट्यूब वीडियो से देख लो या फिर कोई आपके पास बुक है तो बुक में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैब का लेवल ये बढ़ा लेना है, अच्छी नॉलेज रखनी है, और लेवल आपका जो है प्री से आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखना। इसको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली वो हो जाएगा। रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग का, मशीन आउटपुट का, कोर्स ऑफ एक्शन का। तो इसके लिए आप क्या करना कि किसी जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कराते हैं ना, उस चैनल पे जाके आप एक बार पढ़ लो या फिर वहां से प्रैक्टिस कर लेना। जीके में कोई चेंज नहीं होता, एक चीज हो जाती है कि आपको जैसे अभी भी प्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मेंस में भी आप उसको उसी टाइप का मान लो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह आप कर सकते हो तो वो कर लेना, उससे इजी क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ लेवल भी आपका थोड़ा जो प्री के मुकाबले है हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न का ध्यान रखिए जो चेंज होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैथ्स में जो भी नए टॉपिक्स आपको ये 4 बताए हैं इसको आपको कर लेना है। साथ ही साथ जो ओल्ड टॉपिक है उसको रिवाइज करिए, एनालिसिस करके उसका नोट्स बनाइए, डेली मॉक दीजिए, और ट्रिक मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक आप वैसे ही ढूंढ पाओगे, जैसे एवरेज किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लग रहा है और औरों के मुकाबले, तो उसमें समझना कोई ट्रिक है और वो ट्रिक आप उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में कोशिश करिए कि आप रीडिंग पे फोकस करो। लास्ट मैंने एक वोकैब के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही बताया था कि अब क्या है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन अगर बहुत बड़ा आ जाता है ना, अगर आपको रीडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने रीडिंग नहीं कर रखा है, तो आपको पढ़ने में और उसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो कोशिश करिए डेली, द हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत सारे जगहों से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप जाके उसको पढ़िए। उससे आपका वोकैब भी इंक्रीज होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ जब आप पढ़ते हो तो जब आपका एक हैबिट बन जाता है ना, तो जब आपको एरर वाला भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पढ़ के ही लगेगा हाँ यहाँ गलत हो सकता है। आपको रूल नहीं भी पता होगा ग्रामर का, फिर भी आपको वो मतलब रीडिंग से ही वो चीज आती है। तो वो चीज आप करना, वोकैब आपको 50-60 नए वर्ड्स आप डेली याद करो ताकि आपका वोकैब और स्ट्रांग हो सके। रीजनिंग में कोई नया चीज करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में वो सारी चीजें कर लेना। जीके में क्या है, जीके में मेंस के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स है ना उस पे एफर्ट ज्यादा लगाओ। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी अगर आपने एक बार पढ़ ली ना तो इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और बनेंगे भी। इकोनॉमिक्स है बहुत छोटा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। उसी तरह से जियोग्राफी है, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, बनते भी है। बाकी जो चीजें हैं जैसे मान लो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं करंट अफेयर्स छोड़ देना है, लेकिन ज्यादा समय उस पर नहीं देना है, ठीक है। जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस का में अगर बात करें तो फिजिक्स है, इन सब से पढ़ना कम होता है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको श्योर शॉर्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो इन टॉपिक्स पे कोशिश करना कि आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाओ, किसी एक टॉपिक में ज्यादा घुसने के बजाय अलग अलग टॉपिक्स पे जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उसको आप कोशिश करो अच्छे से कर लेने का, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मेरा यही स्ट्रेटजी रहेगा। बाकी जो वैकेंसी का सस्पेंस, अभी जो ओएस का वैकेंसी यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी डिक्रीज होने का कुछ न्यूज में आया था, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो सबके साथ होगा, और जिन्होंने भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए 5 सीट भी वही होता है और 50 सीट भी वही होता है, और 50,000 भी सीट आ जाए तो वही प्रॉब्लम कोई आपको नहीं आएगी अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है। कट ऑफ थोड़ा इस बार इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन पूछे तो कंपेरेटिवली सबके घट भी सकते हैं। साथ ही साथ जो नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आया है वो पता नहीं क्या होगा प्री में, लेकिन मेंस में अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मे बी एसएससी अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम लेती है तो कट ऑफ के लिए फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला, टाइपिंग और कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मल्टीपल सोर्सेज मत फॉलो करना। जैसे मैथ के लिए कोई एक बुक फॉलो करो, कोई एक टीचर को फॉलो करो, कोई एक मॉक टेस्ट दो, ज्यादा चीजें इधर उधर मत जाओ, ठीक है। जैसे अगर इंग्लिश कर रहे हो तो नीतू सिंह की बुक सफिशियंट है। अगर मैथ कर रहे हो तो मैथ में एक फॉर्मूला बुक किसी भी टीचर की रखना जरूरी है। ये सारा चीजें सिंपल रखो। जैसे 4 फॉर्मूला बुक मत पढ़ो, एक पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 पढ़ लोगे पूरा पूरा वो आ ही जाएगा, एक पढ़ोगे सफिशियंट है। किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे मैथ में पूरा हम दिन भर मैथ नहीं बनाते रहना है, दिन भर इंग्लिश नहीं पढ़ते रहना है। हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस बना के रखना है। किसी भी टॉपिक पे डेली डिस्कशन मत करो कि कट ऑफ कितना जाएगा, वैकेंसी कितनी आएगी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए और अगर आपने मेहनत ईमानदारी से करी है तो आपको मिल जाता है। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जब 2000 वैकेंसी आती थी तभी ले लिया, 20,000 आती थी तब भी ले लेंगे, और जिनका नहीं होना है उनका सिलेक्शन उस टाइम भी नहीं हुआ था जब 36,000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट कर दो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मॉक ही है। मॉक से घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं फिर भी मॉक लगातार डेली देते जाओ। आपका समय के साथ मॉक ही आपका मार्क्स इंक्रीज करा देगा, अगर आप जो मैंने आपको एनालिसिस का तरीका बताया वैसे फॉलो करोगे तो, ठीक है। अभी कोई भी नया नोट्स मत बनाना किसी भी सब्जेक्ट का। अगर जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उसका नोट्स बना लो। जो टॉपिक्स आपको समझने में दिक्कत हो रही है उसका नोट्स बना लो, ठीक है। साथ ही साथ एनालिसिस का नोट्स बनाओ। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स मत बनाना। सिर्फ बुक से रिवीजन करो, पढ़ो, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस बना के चलो। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप उसको बिल्कुल स्किप करके मत चलना कि मैं मैथ अच्छे से कर लूंगा, रीजनिंग छोड़ देता हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। हर एक सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि टाइपिंग और कंप्यूटर को बिल्कुल भी भूल के भी सपने में भी इसको इग्नोर भाई मत करना, नहीं तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं एक बार ये प्रॉब्लम झेल चुका हूं, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था, उस टाइम मैंने दिया था और मैं टाइपिंग में फेल हो गया था। तो वो चीज आप बियर नहीं कर पाओगे। मैंने तो वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन टाइपिंग में मैं एक बार फेल हो चुका हूं। क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, मैंने फिर भी एग्जाम दिया था। तो टाइपिंग में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना है, कंप्यूटर में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। नहीं तो होगा क्या, अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा भी कम स्कोर करोगे तो आपका जो ड्रीम पोस्ट है वो छूट सकता है। क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, एसओ का, इंस्पेक्टर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, एग्जामिनर का, सब में कंप्यूटर में ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो वो चीज बिल्कुल भी छोड़ना मत। और कंप्यूटर अभी से पढ़ो, टाइपिंग अभी से करो। और कंप्यूटर जब भी मॉक दे रहे हो उस टाइम कंप्यूटर को आप समझो कि सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है, इसमें स्कोर करना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 390 का ही समझते हैं, ठीक है। 390 का एग्जाम देंगे, कंप्यूटर जब मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो ऐसे ही सबमिट कर देते हैं। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना, कंप्यूटर को भी करो, ठीक है। कंप्यूटर में ज्यादा नहीं है, 10 से 15 चैप्टर है, एक एक चैप्टर एक दिन में करोगे हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करो। आई होप आपको जो भी मैंने बातें बताई इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए। जो जो मैंने चीजें बताई कि आपको पहले से पता था उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर चीज पे आपको डाउट है वो कमेंट में पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका दोस्त है उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।